नमस्कार साथियों। आज हम सुपर कमांडो ध्रुव की सबसे पहली कॉमिक्स प्रतिशोध की ज्वाला को एक्सप्लेन करेंगे। अपराध कहीं भी किया जा सकता है, पर कुछ स्थान लुटेरे के लिए स्वर्ग में समान होते हैं। जैसे कोहरे में ढका राजनगर का बंदरगाह। जल्दी करूं वरना आखिरी स्टीमर भी छूट जाएगा। चिल्ला मत बुड्ढे, स्टीमर हट गया तो कोई बात नहीं, पर अगर जान गई तो फिर नहीं मिलेगी। बुड्ढे का मुंह चिल्लाने के लिए खुला और तुरंत बंद कर दिया गया। माल कहाँ है, जल्दी निकाल। लेकिन तीनों में से किसी ने उस उड़ती चिड़िया पर ध्यान नहीं दिया जो बिजली की रफ्तार से शहर की तरफ उड़ी। समझ गया, चलो जगह बताओ। और 30 सेकंड बाद शाका, यह तो उसी मोटरसाइकिल की आवाज़ है। तो भागो। दोनों तेजी से भागे, परंतु मोड़ मुड़ते ही दोनों वैसे जड़वित हो गए। माफ़ी या तो कानून देगा या ऊपर वाला, मैं नहीं। पर बेटे, तुमको कैसे पता चला कि सुनसान इलाके में 2 गुंडों ने मुझे लूट लिया? मुझको एक चिड़िया ने बताया बाबा। चिड़िया ने? नमस्कार बाबा। नमस्कार बेटा। यह था अपराध के खिलाफ एक अकेले व्यक्ति की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, और यह अकेला व्यक्ति है स्पेशल कमांडो फोर्स का कैप्टन सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव कोई असाधारण शक्तियों का स्वामी है, जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही कई अपराधी गलत काम न करने की कसम खा लेते हैं, जो अपराधियों के लिए मौत का पैगाम है और दुखियों के लिए इंसाफ की आवाज़। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 18 साल पहले जुपिटर सर्कस से हुई थी। इस देश का सबसे मशहूर सर्कस है जुपिटर, जहां अपने अपने फन के माहिर कलाकार अपनी आश्चर्यजनक कलाओं से जनता का मनोरंजन करते थे। जिसके चाकू जब हवा में उछलते थे तो दर्शकों की सांसें गले में ही रुक जाती थी। रिंग मास्टर शेर खान, जिसकी चाबुक की एक फटकार पर खूंखार शेर भी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते थे। निशानेबाज सुलेमान, जो आंख पर पट्टी बांधकर भी उड़ती चिड़िया को आंख से निशाना बना देता था। मोटरसाइकिल सवार पवन, जिसके कारनामे देखते देखते कई दर्शक दांतों से अपनी उंगली काट लेते थे। स्ट्रांगमैन हरकुलिस, जिसका जैसा नाम वैसा ही काम। परंतु इन सब के बावजूद सर्कस का मुख्य आकर्षण था राधा और श्याम के झूले का कर्तव्य, जो जमीन से 60 फुट ऊपर हवा में दिखाया जाता है और नीचे जाल नहीं लगता। ऐसे में जरा सी चूक का अर्थ है एक निश्चित और दर्दनाक मौत। परंतु ऐसे खतरनाक कर्तव्य को दिखाते समय ये कलाकार क्या सोचते हैं, आइए सुनिए। राधा, मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ। तो सोच क्या रहे हो? शो ख़त्म होने से पहले कह डालो। राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम तैयार हो? इससे पहले कि श्याम राधा का जवाब सुनता, पंडाल तालियों से शोर से गूंज उठा। तुमने क्या कहा? मैंने सुना नहीं। हाँ बुद्धू, तुम इतने डरपोक हो, यह मुझे पहले नहीं पता था। दरअसल यह बात कहना झूले पर कर्तव्य दिखाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा क्यों? तो इस तरह का संबंध की शुरुआत हुई जो जल्द ही पति पत्नी के संबंध में बदल गया, और इसी पवित्र संबंध के शीघ्र ही एक हुष्ट-पुष्ट पुत्र ने जन्म लिया। देखो श्याम, हमारे बेटे की आँख कैसे चमक रही है। हाँ राधा, इसका नाम भी हम एक चमकते तारे पर ही रखेंगे। उत्तर का सबसे चमकीला तारा ध्रुव। एक बच्चे के आने से पूरे जुपिटर का माहौल ही बदल गया। मासूम जानवर अपने खाने का हिस्सा बचाकर ध्रुव के लिए ले आते थे। नन्हा ध्रुव सिर्फ सर्कस के कलाकारों का ही नहीं, जानवर का भी आंखों का तारा था। ओह नहीं सबीना। और सर्कस का मालिक जैकब तो जान छिड़कता था ध्रुव पर। आजा आजा बेटा, जानवरों की भी भाषा होती है। इस बात का एहसास ध्रुव को बहुत तेजी से हो रहा था। क्या कहा? जोर से बोलो। खेलना चाहिए? अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को खेलने की अभी माँ मारेगी। 5 साल का होते होते ध्रुव कई कलाओं में माहिर होने लगा था। घबराओ मत, वह गिरेगा नहीं। रस्सी पर चलना उसके लिए खेल है। छुरेबाज राजन को सबसे ज्यादा भरोसा था ध्रुव पर। वाह, सिर्फ आधा इंच की दूरी पर। सुलेमान को भी दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ी। यह तो मेरा भी बाप निकलेगा। जो शेरबाग शेर खान तक की बात नहीं मानते थे, वे ध्रुव के इशारे पर अपनी जान दांव पर लगा देते थे। परंतु रस्सी के झूले पर कर्तव्य सीखना सबसे ज्यादा कठिन काम होता है। इसके लिए ध्रुव को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वह 13 वर्ष का नहीं हो गया। शाबाश बेटा, पैरों को जितना अधिक मोड़ सकोगे कलाबाजी खाना उतना ही आसान होगा। मोटरसाइकिल सीखने का भी यही समय था। बहुत अच्छा। चलते वक्त बदन को और आगे झुकाया करो। अपने बदन और पैरों को खास तरीके से मोड़ो कि हवा में मोटरसाइकिल को मोड़ सको। अब सिर्फ हरकुलिस से ध्रुव को सीखना बाकी था। ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खास व्यायाम जरूरी है, लेकिन अधिकतर कर्तव्यों के पीछे कुछ खास गुर होते हैं। जैसे सिर से ईंट तोड़ना, ऐसे इसमें सिर्फ एक खास बात है। और धीरे धीरे ध्रुव ने इस क्षेत्र में भी महारत हासिल कर ली, और इसके साथ ही ध्रुव के सीखने का समय खत्म हो गया। अब समय था ध्रुव के आश्चर्यजनक करिश्मों को जनता के सामने पेश करना, और ध्रुव ने अपने गुरुओं को निराश नहीं किया। जनता ध्रुव के करिश्मों को देखकर झूम उठी। ध्रुव का हर कारनामा मौत को चुनौती देता हुआ सा लगता था। ध्रुव के कर्तव्य ने जुपिटर सर्कस को एक बार फिर ख्याति के शिखर पर ला खड़ा किया था। जुपिटर सर्कस का मालिक ध्रुव को पाकर अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझ रहा था। लेकिन जैकब की निश्चिंतता के साथ दूसरे सर्कस के मालिकों की मुसीबत बढ़ती जा रही थी।
क्या बे नाथू कमीने, हमको तुझको जानवरों पर नजर रखने के लिए रखा था या उनको तगड़ा करने के लिए, जैसे कुंदनपुर में चल रहा है ग्लोब सर्कस की। बस इस नाथू ने आज फिर शैतानी की, मांस का टुकड़ा ज्यादा दिया। मांस की उस बोटी का पैसा तेरा बाप देगा। वो मालिक, वो शैतान भूख से रो रहा था। गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए। तूने हमारा बहुत नुकसान किया नाथू, जब इसको इस से उस बोटी का दाम वसूल कर ले। नहीं मालिक, रहम कीजिए। भयभीत नाथू पलटा, लेकिन तभी जब इसको का बलिष्ठ मुक्का उसके आ लगा, और उससे पहले कि उसके मुंह से चीख निकलती, जब इसको का दूसरा करारा वार उस पर पड़ चुका था। इस बार चीख निकलने का मौका ना था। अरे यह तो बेहोश हो गया। शरफ तो गुस्से में बड़ा कमजोर निकला। बेचारे को शैतान की बड़ी चिंता, जीते जी बेचारा उसकी सेवा नहीं कर पाया, शायद मरकर सेवा कर पाए। मैं समझ गया बॉस, यू आर जीनियस बॉस। पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। ले बेटा शैतान, तेरा खाना आ गया। शैतान ने पिछले 4 सालों में एक बार भी पेट भरकर नहीं खाया था। आज वह हड्डी तक चबा जाने के मूड में था। बेचारा नाथू पैर फिसलने से शेर के पिंजरे में गिर गया और मर गया। लेकिन बॉस इतना खुश नहीं था। आज से सभी शो की आमदनी का क्या हाल रहा जिंगो? हालत तो ख़राब है बॉस। अब जो हमारे पास जानवरों का चारा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, अब कल पता नहीं क्या होगा। क्या बात है, समझ नहीं आता। जब कोई ग्लोब सर्कस देखने आता ही नहीं है, जरूर कोई हमारे सर्कस का नाम बदनाम कर रहा है। अगर उसका सुराग है, शायद आखिरी शो ख़त्म हो गया। यह भी कोई सर्कस था? एकदम बकवास। पापा, वह जो पिछले साल सर्कस आया था ना, क्या नाम था उसका? जुपिटर सर्कस। उसकी और इस ग्लोब सर्कस की क्या तुलना। यह ग्लोब सर्कस तो जुपिटर के पैरों की धूल तक नहीं है। अब न तो दोबारा यह सर्कस देखने आऊँगा और न ही किसी दोस्त को आने दूंगा। जुपिटर जुपिटर, पागल कर दिया मुझे इस नाम ने। कभी हमारा सर्कस रात पर था, नोटों में खेलते थे हम, लेकिन जब से यह जुपिटर सर्कस आया, हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ग्लोब सर्कस के जिंदा रहने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वह जुपिटर सर्कस की मौत। तुम जाओ और जब इसको को मेरे पास भेजो। उस रात ग्लोब सर्कस के मालिक और जब इसके बीच कुछ गुप्त बातचीत हुई। इससे एक खूनी दौर शुरू हो गया, जिसमें ग्लोब और जुपिटर दोनों सर्कस बर्बाद हो गए। कुछ दिन बाद राजनगर से थोड़ी दूर एक बड़े से मैदान में लगे जुपिटर सर्कस का तंबू रात में आखिरी शो के बाद खाली हो गया था। जल्दी सारे सर्कस की बैटरियां धीरे धीरे बुझने लगी, जब इसको कोई इसी का इंतजार था, और वह तेजी से अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा। अब मैं पेट्रोल छिड़कना शुरू करता हूँ, समय बहुत कम है। और मिनटों में जब इसको ने पूरे सर्कस के पेट्रोल के घेरा कैद कर दिया। चलो, यह शुभ कार्य तो समाप्त हुआ। अब सारे जुपिटर नींद में ही गार्ड को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन कुछ ही लोग जाग भी रहे थे। अरे यह क्या पेट्रोल! उफ, बाल बाल बचे, वरना इसके चिल्लाते ही सारा खेल खत्म हो जाता। अब सावधानी से काम करना पड़ेगा। जब इसको ने दूसरा कनस्तर उठाया और धीरे से तंबू के अंदर झाँका। मैदान साफ है, अंदर कोई भी नहीं है, यही मौका है। जब इसके को सर्कस के तंबू में घुसते किसी ने भी नहीं देखा। उसके बलिष्ठ हाथों में पेट्रोल से भरा दूसरा कनस्तर खिलौने की तरफ झूल रहा था। वह चुपचाप सर्कस के रिंग में पहुंचा। यहीं से शुरू करना होगा, सबसे अच्छा रहेगा। परंतु जब इसको की किस्मत उसके साथ नहीं थी। शाम अपने झूले पर नई रस्सियाँ बांध रहा था। तुम कौन हो? रुक जाओ। जब इसको समझ गया कि ज़्यादा वक्त नहीं है, उसने एक झटके से में कनस्तर रंग को फर्श पर फैला दिया। महक शाम के नथुनों तक पहुंची और वह लपका पेट्रोल, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। भागो आग! और इसी के साथ प्रतिशोध की ज्वाला कॉमिक्स का पहला पार्ट का अंत होता है। जल्दी हम इसके दूसरे भाग के साथ पेश होंगे। भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।